नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में एक और तख्तापलट की आहट सुनाई दे रही है। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान और अंतरिम सरकार के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो सेना प्रमुख भी सरकार के कामकाज से खुश नहीं दिखाई दे रहे। इस बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सेना ढाका की तरफ कूच कर रही है, तो बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का एक और हैरत अंगेज कारनामा। जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बलूच विद्रोहियों के शव अस्पताल से छीने। अमेरिका ने यूक्रेन को दी चेतावनी, रूसी हमले से ऊर्जा संयंत्रों को बचाना है तो उन्हें करे हमारे हवाले। नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ता जा रहा है इजराइल में गुस्सा, हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे छोटे पुल को, जो दो देशों को जोड़ने का करता है काम। पुल पार करते ही बदल जाता है समय। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूडान की सेना ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर दोबारा किया कब्जा। 2 साल की जंग के बाद खार्तूम में पैरामिलिट्री फोर्सेस का आखिरी गढ़ भी जीता। अमेरिका में सिर्फ 30 दिनों के भीतर होगी मास डिपोर्टेशन। क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5 लाख से ज्यादा प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा को किया खत्म। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद 3 दिन से तुर्की में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। तुर्की में इमामोग्लू राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कर रहे थे तैयारी। अमेरिका की मीडिया का दावा, हूतियों के अमेरिका और इजराइल पर हमलों के पीछे ईरानी जनरलों का हाथ। सीधे आयतुल्ला अली खामेनेई दे रहे आदेश। खामेनेई ने आरोपों को किया खारिज। बांग्लादेश में एक और तख्तापलट की खबरें आना शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। सेना भी सड़क पर दिखाई देने लगी है। सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। एक तरफ सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली आ गई। इसके बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के हाथ बांग्लादेश की कमान आ गई थी, लेकिन 7 महीने बाद बांग्लादेश की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब हो गई है। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान के खिलाफ भी साजिश की कोशिश की गई। पिछले दिनों खबर आई थी कि सेना प्रमुख को हटाने के लिए सेना में ही फूट डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया और अब मोहम्मद यूनुस की सरकार संकट में दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की सेना ने राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और बड़ी संख्या में सैनिकों को बुलाया है। रिपोर्ट के अनुसार सेना की हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में इकट्ठा होने को कहा गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश की सेना और हसीना विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बीच संबंधों में दरार की खबरें आई हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सावर स्थित सबसे महत्वपूर्ण 9वें डिवीजन के सैनिकों ने ढाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सेना अब देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। बांग्लादेश की सेना के पास डिवीजन आकार की 10 क्षेत्रीय कमान है, जिनमें ब्रिगेड की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन एक कमान में 5 से 8 ब्रिगेड होती हैं, यानी बांग्लादेश में 70 के करीब ब्रिगेड मानी जाती हैं। 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन सावर में स्थित है, जबकि एक अन्य महत्वपूर्ण 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन घाटेल में तैनात है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सेना प्रमुख के आदेश पर 10,000 से ज्यादा सैनिक ढाका पहुंचने वाले हैं। इसके बाद बांग्लादेश की सत्ता पर सेना कब्जा भी कर सकती है। दरअसल सेना के मूवमेंट के पीछे ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद साजिब भुइया का हाल ही में वायरल हुआ वीडियो को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान की इच्छा नहीं थी कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्राधिकरण का चीफ बनाया जाए, लेकिन उन्होंने सहमति दी। इससे पहले एक छात्र नेता हसनात अब्दुल्ला ने 11 मार्च को जनरल ज़मान के साथ एक गुप्त बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। ऐसे में आर्मी चीफ सरकार से नाराज है। बांग्लादेश की सेना को भुइया के खुलासे और अब्दुल्ला की फेसबुक पोस्ट के बाद नया छात्र आंदोलन खड़ा होने का डर सता रहा है। यह अभी साफ नहीं है कि सेना कठोर कदम उठाएगी या नहीं। यूनुस 26 मार्च को 3 दिवसीय चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर यूनुस अपनी चीन यात्रा रद्द कर सकते हैं। इस बीच सेना के तेवरों के चलते अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से अब अपनी सरकार बचाने के लिए नई दिल्ली के सामने शांति का प्रस्ताव रखा है
और बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है, लेकिन ये मुलाकात संभव नहीं है क्योंकि यूनूस सरकार में शामिल अधिकारियों ने लगातार भारत के खिलाफ उकसाऊ बयानबाजी की है। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो पहले से ही खराब चल रही थी, अब बलूच विद्रोहियों ने उसकी नींद अलग से उड़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाने बनाकर हमला कर रहा है। हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें सवाल पाकिस्तान आर्मी और उससे जुड़े हुए करीब 214 लोगों की जान लेने का दावा विद्रोहियों की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA विद्रोहियों की जान भी चली गई थी। इनके शव बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा के सिविल अस्पताल में रखे गए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस अस्पताल पर बलूच प्रदर्शनकारियों ने ही हमला कर दिया है। प्रदर्शनकारी अस्पताल में घुस गए और अपने साथ बलूच विद्रोहियों के शव भी ले गए। सिविल अस्पताल के बाहर ये प्रदर्शन विवादास्पद बलूच अधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलूच के नेतृत्व वाले संगठन बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC ने किया था। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी जबरन मुर्दाघर में घुसने में सफल रहे और कम से कम 5 शवों को अपने साथ ले गए। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने शवों को लेने से पहले उनकी पहचान की या नहीं। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वो शव जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के हमलावरों की थी और प्रतिबंधित BLA उग्रवादी समूह से संबंधित थे। प्रांतीय सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि जो लाशें ले जाई गई वो उन आतंकवादियों की अज्ञात लाशें थी जो जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सैन्य अभियान में मारे गए थे। पाकिस्तान में बलूचों के बढ़ते हौसलों के बाद अब सेना बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की आर्मी से 2500 सैनिकों ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी ड्यूटी बलूचिस्तान में लगाई गई थी। और अब अगली खबर में बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की। रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सिर्फ यह आश्वासन दिया है कि उनका देश यूक्रेन में ऊर्जा संयंत्र और बुनियादी ढांचे पर हमले नहीं करेगा। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सामने बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को अमेरिका के हवाले करने के लिए कहा है। अमेरिका का दावा है कि अगर जेलेंस्की ऐसा नहीं करते हैं तो रूस यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जंग थमी नहीं है। इस बीच ये खबर आ रही है कि रूसी क्षेत्र सुदजा में एक गैस पंपिंग स्टेशन पर हमला हुआ है। मॉस्को ने इसे ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों पर रोक का उल्लंघन बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने जो वादा किया है वो उस पर कायम रहेगा। यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन सुदजा में विस्फोट से पता चलता है कि यूक्रेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र पर पिछले साल यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया था। हाल के हफ्ते में मॉस्को ने इसे वापस हासिल कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने गैस पंपिंग स्टेशन के पीछे हटते समय उसे निशाना बनाया। दूसरी तरफ कीव ने रूस के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि रूसी सेनाओं के उकसावे के तौर पर खुद ही इस केंद्र को उड़ा दिया था। यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से आरोपों का खेल भी शुरू हो गया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले नहीं करने का जो वादा दोनों देशों ने किया है वो वादा ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन से साफ कह दिया है कि अगर अपने ऊर्जा संयंत्रों को रूसी हमले से बचाना है तो उन्हें हमें सौंप दे। अब बात है इजराइल की। इजराइल की सड़कों पर जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। हजारों लोग हाथों में बैनर और झंडे लिए नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सरकार युद्ध को राजनीतिक हथियार बना रही है और गजा में अब भी बंधक बने 59 लोगों की रिहाई को लेकर गंभीर नहीं है। माना जा रहा है कि इन बंधकों में 24 अब भी जिंदा है। यरूशलेम में नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर और तेल अवीव की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ी। हाथों में इजरायली झंडे और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए तख्तियां लिए लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन की शुरुआत इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के प्रमुख रोनन बार को हटाने की नेतन्याहू की कोशिशों के खिलाफ हुई थी, लेकिन इसके बाद गजा में जारी बमबारी और युद्ध विराम को तोड़ने की वजह से प्रदर्शन और तेज हो गया। गजा पर हाल ही में हुए इजरायली हमलों में करीब 600 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। इस बीच नेतन्याहू को एक और बड़ा झटका लगा है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू के उस आदेश को रोक दिया है जिसमें उन्होंने घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस मामले पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, जो 8 अप्रैल से पहले होगी। आपको बता दें कि नेतन्याहू के कैबिनेट ने सर्वसम्मति से रोनन बार को बर्खास्त करने की मंजूरी दी थी। नेतन्याहू के कार्यकाल ने घोषणा की थी कि बार की बर्खास्तगी 10 अप्रैल से प्रभावी होगी, लेकिन अगर सरकार को इससे पहले कोई नया प्रमुख मिल जाता है तो ये फैसला जल्दी भी लागू हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नेतन्याहू नए प्रमुख का ऐलान नहीं कर पाएंगे।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे पुल की। शहरों में इतने लंबे लंबे पुल बनते हैं कि उन्हें पार करने में काफी वक्त लग जाता है। सोचिए अगर कोई पुल दो देशों के बीच बना होगा तो वो कितना लंबा और भव्य होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे पुल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ 19 फीट लंबा है। ये दो देशों के बीच बना है। द पुर्तगाल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक दुनिया का सबसे छोटा पुल स्पेन और पुर्तगाल के दो गांवों को जोड़ने का काम करता है। ये पुल पुर्तगाल के जिले में आता है। इस पुल का नाम है मार्को इंटरनेशनल ब्रिज। ये पुल पुर्तगाल के मार्को गांव और स्पेन के एल मार्को को जोड़ता है। ये पुल सिर्फ 6 मीटर यानी कि 19 फीट लंबा है और 1.45 मीटर चौड़ा है। ब्रिज का जो लुक है वो बहुत पुराना है। ऐसा लगता है कि ये सालों पहले बना था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल पेड़ों के तनों से बना था। पुल को पार करते समय ऐसा लगेगा जैसे पश्चिमी यूरोप के किसी ग्रामीण इलाके की एक छोटी सी धारा को पार कर रहे हैं। इसके निर्माण की कहानी भी काफी रोचक है। इसकी खास बात यह है कि ये पुल तस्करों ने बनवाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी पहले ये पुल दोनों देशों के तस्करों के लिए रास्ते का काम करता था। एक तरफ से दूसरी तरफ तस्कर अवैध ढंग से सामान ले जाया करते थे। तंबाकू, कॉफी, जैतून आदि की तस्करी हुआ करती थी। पर नदी में बाढ़ आने की वजह से ये पुल बह जाया करता था। तब दोनों गांवों के लोगों ने इसे लकड़ी की चादरों से बनाया। पुल इतना छोटा है कि इसके ऊपर से सिर्फ पैदल यात्री या फिर 2 व्हीलर गाड़ियों के ही जाने की इजाजत है। ये पुल अब काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। दूर दूर से इसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।